औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मिल्लत। मैं आज रियासत न्यूज़ चैनल के थ्रू इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो हमारे 2 महीने 8 दिन के जो शिया मज़हब के जो 2 महीने 8 दिन जो आज़ादारी के थे उसमें जो मदद करे हैं जिस भी हिसाब से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं सीएम जनाब केसीआर साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हमारे आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ महकमा पुलिस जनाब अंजनी कुमार सर जो हमारे कमिश्नर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डबल परार डिवीज़न के जो आनंद कुमार साहब हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोग ने इतनी मदद की है हमारी। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस कोविड जैसे कोविड में इस ओल्ड सिटी में ऐसी आज़ादारी करने का जो है सो हमारे को शर्फ हासिल हुआ है, वो इसी जमात की वजह से हासिल हुआ है। हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमात है, उस जमात के जो सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब और मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, पाशा खादरी साहब, कौसर मोइनुद्दीन शोएब साहब और अहमद बलाला साहब और मेराज हुसैन साहब, और हमारे जो एमएनसी है जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, और हमारे जो कॉरपोरेटर है सोहेल खादरी साहब और अलमदार बालाजी साहब, और जो दीगर जितने भी मुसलमान जमात के या सुन्नी जमात के जितने भी हमारे ब्रदरान हैं जो इस 2 महीने 8 दिन में जो मदद कर रहे हैं, जो कभी फेस पे नहीं आए हैं लेकिन काम कर रहे हैं अपनी पार्टी की जानिब से, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं ख़ुद देखा हूँ भाई, ये वो इत्तेहाद है जो आज जो हमारे को आपको बांध के रख रहा है पॉलिटिकली, और कलमे की बुनियाद पे तो हम हैं ही हैं। पॉलिटिकली अगर हमको कोई बांध के रख रहा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मैं तो खैर 17 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक्टिव मेंबर हूँ, वर्कर भी हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो शिया कौम है माशाल्लाह से पिछले 50 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खांधे से खांधा लगा के चल रही है, उनके ही हक़ में वोट करती है। मैं कई दिनों से देख रहा भी था और गौर फ़िक्र भी कर रहा था इस चीज़ के लिए कि क्यों ये कौन लोग हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ख़राब कर रहे हैं। कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से ऐसी, इस जमात के ताल्लुक़ से ऐसी कभी कोई बातें नहीं हुई, तो आज क्यों? तो जब मैं इसकी हिस्ट्री जब पढ़ा, जब मैं इसके बारे में मालूमात करा, तो चंद बातें हैं जो मैं हमारी शिया यूथ कम्युनिटी के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, हमको सबसे पहले चीज़ तो पॉलिटिक्स को समझना है। अगर आप में समझ है पॉलिटिक्स की तो आप इस चीज़ में आइए, अगर आप में समझ नहीं है तो समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे ना। क्योंकि आप बिना समझे कि इनके उनके बातों में आके चंद मुट्ठी भर लोग जो पैसे लेके खामोश हो जाते हैं इलेक्शंस के वक्त में, अगर आप उनका साथ देंगे तो इसमें कौम की जो अपना जो इत्तेहाद है वो नहीं रहेगा। तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ। देखो, बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है। मैं जो ये ब्रीफ़ दे रहा हूँ, ये एक छोटी सी ब्रीफ़ मजलिस की समझिए आप, या हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की समझिए, या अकबरुद्दीन अवीसी साहब की समझिए, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में समझिए। एक छोटी सी ब्रीफ़ है जो ज़रूरी है कि मालूम होना यूथ को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1994 में असदुद्दीन अवीसी साहब जब अपना डेब्यू करे थे पॉलिटिकल पार्टी में, तो उनके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन लड़े थे, मतलब जिसके ख़िलाफ़ वो जीते थे, वो मजलिस बचाओ तहरीक थी, जिसके ऊपर समझिए आप 90,000 वोट्स से जो सो असदुद्दीन अवीसी साहब जीते थे। फिर दूसरा इलेक्शन उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के ख़िलाफ़ लड़े थे, फिर उसके अंदर उन्होंने करीब 1,26,000 वोटों से जो है सो जीते थे। फिर तीसरा इलेक्शन कांग्रेस के ख़िलाफ़, वो भी 1,00,000 वोटों से जीते। फिर बीजेपी से करें, फिर उसमें भी जो है सो 1,00,000 के वोटों से ज़्यादा जो है सो विजेता घोषित हुए। उसके अलावा असदुद्दीन अवीसी साहब वो एमपी है जिसको संसद रत्न का जो है अवार्ड मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं रहती, कोई मामूली ऐसी उठा के नहीं देते अवार्ड।
जिसको समझ है पॉलिटिक्स की, उनको मालूम है उनको क्यों दिया गया। और हमारे जो जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैं, जो 1999 में अपना डेब्यू करे थे चंद्रायन गुट्टे से, तो वो आज 2018 तक भी उन्होंने वहाँ के एमएलए और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह वहाँ के जो है सो एमएलए रहेंगे। तो ये डेब्यूज़ थे असदुद्दीन अवैसी साहब के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के। असदुद्दीन अवैसी साहब के पढ़ाई के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने जहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करे हैं, वहीं से ही गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी जो है सो अपनी डिग्री हासिल करे थे। और आज उन दोनों का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के नीचे आता है। उनकी मार्क्स और उनका क्वालिफ़िकेशन बताता है कि उन्होंने कितने एजुकेटेड है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों की जो है सो डेवलपमेंट की दुश्मन है, ओल्ड सिटी में मेट्रो आने नहीं देती। तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है, देखो भाई जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बहुत गौर व फिक्र करने वाली बातें हैं। ये कोई समझो आप कोई अनभक्त की बात नहीं है, कोई समझो आप मुरीदों की बातें नहीं हैं, ये फैक्ट्स है और ये फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और ये फैक्ट्स अगर आप समझ रहे हैं कि मैं मजलिस के हक़ में बात कर रहा हूँ मजलिस का, तो बेशक आप समझिए, मेरे को आपकी सोच पे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर था, हूँ और रहूँगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा उन लोगों से है कि ये जो सवाल उठाते हैं ऐसे, इन लोगों की आप हिस्ट्री चेक करें। ये लोग ये जो आजकल के ये जो आके जो चैनल्स पे जो बात करते हैं, या समझिए जो लोकल मीडिया के थ्रू जो आके बात करती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग जो है सो वायरल करके बात करते हैं, आप इनके बारे में हिस्ट्री मालूम करिए पहले, इनको किसको सपोर्टर्स हैं, इनको कौन सपोर्ट करता, समझ रहे ना। ये बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन अगर पॉलिटिकल अगर पार्टी के थ्रू अगर देखा जाएगा तो हमारे को ये सोच और ये गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इन किसके सपोर्टर्स हैं। क्योंकि जहाँ तक कि मजलिस की मैं बात करूँ, मजलिस आज से नहीं 50 साल पुरानी जमात है, इसके सामने कई ऐसे चिल्लर छोटे मोटे आज जमात आके चले गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाल भी बाका नहीं कर सके। हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुका दी, या मेट्रोस जो है सो ओल्ड सिटी में आने नहीं दिए, तो मेरा उन लोगों से सवाल है, सबसे पहली चीज़ तो मेरे को उनकी सोच पे अफसोस है कि आप ऐसी सोच रखते हैं अपनी एक जमात के बारे में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जिसको आज पूरे हिंदुस्तान से बुलावा आ रहा है। चलिए आप में थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ होंगे, समझे, लेकिन ये बाहर वाले उन्होंने तो बेवकूफ़ नहीं है ना। आज उनके कॉरपोरेटर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके एमएलएस बन रहे हैं, उनके एमपीज बन रहे हैं, तो यूँ बस ये यूँ ही हो जा रहा है क्या, ऐसे ही हो जा रहा है। आज अगर यहाँ का अगर ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट अगर कोई रुका है तो वो आप हैं। मेट्रो से आने का कुछ भी नहीं है, आप ही बोलते हैं मंदिर है, आप ही बोलते हैं मस्जिद है, आप ही बोलते हैं यहाँ से नहीं जाना, आप ही बोलते हैं वहाँ से नहीं जाना, वो खबर के ऊपर से नहीं जाना, उसके नीचे से नहीं जाना, ये सब आप लोग काम आ करे सो है। तो इसमें मजलिस का नाम कहीं बीच में रखते हैं। आप लोग बोलते कि भाई मेट्रो आती, तो बहुत से लोग ये बोलते कि भाई तीन चीज़ों का जो मोस्ट लोग जो बोलते हैं, तीन चीज़ें कि भाई एक तो कारोबार बढ़ता था, दूसरा समझो आप ज़मीनों के दाम बढ़ते थे, तीसरा समझो आप थोड़ा मॉडर्न हो जाते थे। तो मेरा उन लोगों से यही सवाल है कि भाई आपके पास जो चीज़ों की फैसिलिटी थी आप उसका इस्तेमाल क्या करें। जैसा कि मसलन आप कहीं पर भी अगर आप कारोबार करने जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि भाई जो भी मार्केट है वो मेरे बस स्टेशन से करीब होना, रेलवे स्टेशन से करीब होना, या आपके एयरपोर्ट से करीब होना। आज हमारे पास इतने जो चीज़ें हैं उसका क्या फ़ायदा उठा है बताइए आप। जैसा कि इमलीगंज बस स्टेशन है, वहाँ अतराफ़ में कौन सी ऐसी बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से लोग आके वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर आके लेके जाते हैं कुछ भी। कभी आप गौर फिक्र करें इस चीज़ के बारे में कि नहीं भाई यहाँ पर एक मार्केट ऐसी बड़ी होनी चाहिए, कभी बनाएं आप लोग। ये जो आज जो याकुतपुरा डबलपुरा जो रेलवे स्टेशन है, या उसके आगे पीछे भी जो रेलवे स्टेशन है, तो ये उस दौर के मॉडर्न रेलवे स्टेशन थे, तो वो यूं ही डाल दिए गए रेलवे स्टेशन, कुछ सोच समझ के डाले होंगे थे ना। तो आप वहाँ पर कौन सी मार्केट क्रिएट करें। मजलिस का काम आपको दूसरे पॉलिटिकल जमातों से बचाना है। हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई मुहिम चल रही है तो उससे अवेयरनेस दिलाना है। मैं ये बात से कोई नाइत्तेफाकी रख ही नहीं सकता कि बेशक कई जगहों पे काम थोड़ा डिले हो जाता है, कई जगहों पे जैसा कि मसलन कचरा नहीं उठ सकता है, कहीं पर ड्रेनेज बहता है, कहीं पर रोड जो है सो ऊपर नीचे होती है।
होती हैं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी मजलिस की गलती नहीं होती है, और ना इसमें कोई मजलिस का कोई गलत वो रहता है। आप एक गली, एक रोड, एक कचरे की बात करते हैं। आपके महल्ले में कितने गलियां होंगे? एक हर महल्ले में 2-4 गलियां रहते हैं। आप 2-4 गलियों को बता के आप बोलते हैं कि भाई मैं ट्वीट का गेम खेल के जो है सो आप बताते हैं कि भाई मैं ये कचरा उठवाने लगाया, तो उन्होंने ऐसे 56,000 गलियां हैं जिसमें उनको काम कराना रहता, और किसी एक का बोल के नहीं, और कोई एक सब्जी आप कोई एक कास्ट के ताल्लुक से नहीं है, हर कास्ट के लिए है मजलिस, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी, हर कास्ट के लिए है मजलिस। तो आज जो ये मजलिस का नाम बुरा किया जा रहा है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो स्टेशंस थे, आप उसका इस्तेमाल क्या करें? आप वहाँ पर शराब नोशी का इस्तेमाल करें, आप वहाँ पर लोगों की इस्मत रेजी का इस्तेमाल करें, आप वहाँ पर गैंगस्टर्स का जो है इस्तेमाल करें, वहाँ पर मर्डर्स करें, वहाँ पर समझो आप लोगों के ज़बरदस्ती के कब्ज़े करें घरों के, तो आप खुद अपना डेवलपमेंट में आप खुद डेवलप नहीं करें, और आप मजलिस के ऊपर जो है सो तोहमत लगाते कि मजलिस क्या कर रही, मजलिस का काम था ये। मजलिस का काम ये ज़रूर है कि आपको एजुकेशन देना, आपके जो हॉस्पिटल्स के जो भी आप लोगों के ऊपर नीचे जो भी आप लोगों के बिल्स हो, या नहीं तो आप लोग जो भी इलाज कराते हो उसमें कम ज़्यादा जो भी है, और वो करते भी हैं, उन्होंने करते भी है। कि आप दिलों पे हाथ रख के अपनी मेरे को बताइए कि आज जो असरा हॉस्पिटल में या अबीसी हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है बनिस्बत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, क्या उसमें क्या कम इलाज नहीं होता है, कम पैसों में इलाज नहीं होता है? मैं खुद परसों जाकर, मैं जब अवेसी हॉस्पिटल में कोई हमारे शरीक थे तो मैं जाके देखा, तो वहाँ पर मैं देख के बौरान हो गया वहाँ पे कि हर मज़हब व मिल्लत का आदमी आता। लोग जो ऐसे बातें करते कि भाई असरा में ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है, हर कोई आके वहाँ पर इलाज कर रहा है, अवेसी में भी हर कोई इलाज कर रहा है। आज ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर अगर हम बात करें तो आज केजी से लेके पीजी तक के जो है सो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप वो चीज़ों के बारे में नहीं बताते, आप क्यों नहीं बोलते ये चीज़ों के बारे में? मजलिस मेट्रो ने लेके आई, मजलिस मेट्रो ने लेके आई, जब देखो जब मजलिस पे पुकारा, अरे भाई साहब आप अपने आप में क्या कर दिए? आप क्या करें? आप अगर आज बच्चा एक 30,000 की अगर जॉब, नई जॉब उसको मिली, और उन्हें अगर एक 10,000 का फ़ोन उठाने गया तो उसको फ़ोन नहीं मिलता। रीज़न, आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड है, आप क्या ये भी मजलिस कराई? आप गाड़ियों की EMI नहीं भरेंगे, आप कारों की EMI नहीं भरेंगे, आप बैंकों के लोन्स नहीं चुकाएंगे, आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड होगा, आपके लोगों की गलतियां रहेंगी, और आप बोलेंगे मजलिस क्या कर रही? तो इसमें मजलिस का कसूर क्या है? तो ये जो मजलिस के ख़िलाफ़ जो ये मुहिम चला रहे हैं ना, ये मुहिम के ख़िलाफ़ हम जैसा यूथ, देखो भाई हम 17 साल से मजलिस के साथ में हम देखते हुए आए कहाँ किधर मजलिस कितना काम करी। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, इस सवाल का जवाब दो, कौन सी मुसलमान जमात थी जब 2016 में या 18 में जब कश्मीर में जब क्या बोलना चाहिए अर्थक्वेक आया, तो उस वक्त पे 50 लाख का पैकेज यहाँ से फंड्स जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सो भिजाए। आप मेरे को बताइए कौन सी जमात भिजाई? मुंबई बम ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में, और दीगर जहाँ भी, निर्मल में, समझिए आप गोरेगांव में, जहाँ कहीं भी, बॉम्बे में, जिधर कहीं पर भी जो भी मुसलमानों के खिलाफ जहाँ भी अगर कुछ हुआ है, तो कौन सी जमात जाके लड़ी? कौन पैरों पे छोड़ा है? कौन आपके खातिर बोल के खुद जेलों में जाके बंद हो गए? आज एक दो बच्चे अगर एक दो आवाज़ा उठाए तो उनको अगर रिमांड में चले गए, तो आप लोगों कई जो कि मजलिस के मुखालिफिन हैं उनको बहुत चुरका लगता है इस चीज़ के ऊपर। तो आप उन्होंने जो कारनामे करे वो क्यों नहीं बताते? आपका आज जो लाइव आ रहे हैं, आप जो लोगों की मदद कर रहे हैं, भाई 100, 200, 1000, 10,000 लोगों की जो मदद कर रहे हैं, ये जो मदद कर रहे हैं आप, आज आप लाइव आके बता रहे हैं। मजलिस तो 50 साल पुरानी है ना, उस टाइम पे लाइव नहीं था, तो क्या लोगों की मदद नहीं हुई? आज लोगों को ऐसे राशन मिल जा रहा है, ऐसे लोग जो हैंडीकैप है उनको या बेवा उनको वजीफे ऐसे मिल जा रहे हैं, आज जो स्कीम्स आ रहे हैं वो ऐसे जा रहे हैं। मजलिस कुछ कारनामे करी होंगी ना, इस वास्ते 50 सालों से है। मैं यूथ को ये बात समझाना चाह रहा हूँ, देखो बहुत ज़रूरी है, समझो ये इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ये इत्तेहाद रहेगा तो ही हम हमारे सदर के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और हमारा अब आपको मैं छोटा सा एक लोग जो सवाल कर रहे हैं,
मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक सवाल है लोगों का कि भाई MIM हैदराबाद में 40 सीटों पे लड़ी, वहाँ पे MIM यहाँ पे जो 8 सीटों पे लड़ी और वहाँ पे जो है 100 सीटों पे लड़ रही है ये इलेक्शंस में, क्यों? तो भाई साहब, आपको जब कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है ना, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवालात करके नहीं लोगों को गुमराह नहीं करते। इस सवाल का जवाब ये है कि तेलंगाना का जो पॉपुलेशन है वो करीब 4 करोड़ है, और यूपी का जो पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, वो करीब 20 से 21 करोड़ है। तो पॉपुलेशन वाइज या आप समझिए डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज की बात करूं तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है और 64 सिटीज़ है यूपी में, और तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट है और 13 सिटीज़ है। और ये 33 जो डिस्ट्रिक्ट है, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था उस वक्त पे सिर्फ 10 थे हमारे साथ, आज वो 33 हो गए। तो जो पॉपुलेशन रेशियो है वो बनिस्बत तेलंगाना की यूपी में बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ कहाँ, 20-21 करोड़ का। तो इस वास्ते उन्होंने वहाँ पर ठहराया। वहाँ पर मुसलमान ही कितने आपको मालूम है? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ पर मुसलमान क्या लेवल की परेशान है। आप शुक्र बनाइए कि आपके दरमियान में यहाँ मजलिस है। आप शुक्र बनाइए कि हम आज रात में यहाँ शहर हैदराबाद तेलंगाना में हम यहाँ पर से रात में बेखौफ अपने घर वालों को बिठा के जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारा जनाना जा सकता है, आ सकता है। कोई हमारे गले पे चाकू रख के या समझिए आप कंधे पे तलवार रख के ये नहीं बोलता कि जय श्री राम का नारा बोलो, समझ रही? कोई हमारी कोई बच्चियों की रात बेरात अगर निकले तो इसमत रेजी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो नहीं होने का सबसे बड़ा जो अगर पॉलिटिकल हमारे पास पावर है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और अगर ये मजलिस नहीं रह रही यहाँ पे तो शायद कब का कि ये शहर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर में बदल जाता था, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ज़रूरी है हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो सदर हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। उनके बारे में अगर आप मालूम करेंगे तो आपको मालूम होना कि उन्होंने संसद रत्न अवार्ड विनर है। उन्होंने मामूली बात नहीं होती। मैं क्यों आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ? कौन सा ऐसा MP था जो बिल्स जब आए तो ठहर के पार्लियामेंट में फाड़े? कौन थे बताइए आप? कौन करे? किसमें इतनी हिम्मत थी? कौन कर सकते थे? आज इतने उनके खिलाफ लोग बात करते, इतने मुहिम चलाते हैं, इतने उनके खिलाफ लोग बोलते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी ये बोला जाता है कि भाई उन्होंने हेट स्पीच दी, क्या वो देना सही था? भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका तो हाई कोर्ट में चल रहा है ट्रायल, और दूसरी चीज़ अगर उन्होंने दिए भी है तो बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें। क्योंकि लोग, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिसको पॉलिटिक्स नहीं मालूम है पहले पॉलिटिक्स समझिए क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के जो रसूलों के ख़िलाफ़ जो है सो कई वक्त अनाप शनाप बकेसो हैं। कभी उनके ताल्लुक से कोई केसेस नहीं फॉर्म हुए। आज अगर हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर अगर हेट स्पीच का अगर आरोप लगता है तो हमारी प्रॉब्लम ही, हमारे तो फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि कोई तो मद्दे मुकाबिल उठा, वरना कौन है बताइए आप? कौन लड़ सकते? किसकी आवाज़ में इतना दम है? और ये जितने, अब जैसा कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई संडे फंडे का जो है इसके ऊपर भी जो है सो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सो उसको गलत तरीके से जो है सो वो करें। मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ भाई, उन्होंने क्या करें आपको मालूम भी है? उन्होंने बिजनेस लेके आए। बिजनेस किसको बोलते हैं मालूम? अगर आप एग्जीबिशन में घूम रहे हैं और जो लोग दुबई में रहते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा जिसको बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो एग्जीबिशन होता है वो सेम है। लोग अपनी अपनी चीज़ें ला के एग्जीबिशन करते हैं और साथ ही साथ उसको बेचते हैं। तो आपको अलग अलग मुकामों से अलग अलग चीज़ें मिलते हैं, या आपको नए ब्रांड्स के बारे में मालूम पड़ता है। उसी तरीके से संडे फंडे जो चांद मीनार करने रखा है, उसकी सोच और फिक्र यही थी कि भाई यहाँ पर कारोबार बढ़े। आप देखेंगे तो वहाँ पर स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स में अलग अलग कई जो सो ब्रांड्स हैं उसमें। अब आप लोग उस पर तवज्जो नहीं दे के नाच गाने पे तवज्जो दे रहे हैं, तो इसमें भी उनकी गलती है। उन्होंने तो बिजनेस के हिसाब से खोले थे, बिजनेस के हिसाब से लाए थे यहाँ पे। आप उसको गलत फॉर्मेट में पेश कर रहे हैं। कोई अगर नाच रहा, कोई गा रहा, तो क्या वो उनकी गलती है? या उन्होंने बोले थे नाचो गाओ बोल के? उन्होंने तो बिजनेस के हिसाब से ला के रखे थे। अगर नहीं करते तो फिर वो अलग, देखो नहीं करे, नहीं चाहते यहाँ पर कुछ होना, करे तो फिर ऐसा इल्ज़ाम करे। तो क्या करना भाई? खाली मल्लिस क्या कर रही, मल्लिस क्या कर रही बोलने से कुछ भी नहीं होता।
मजलिस बहुत कुछ कर रही और करते भी रहेंगी इंशाल्लाह आगे चल के। हमारे को ये जो इमोशनल तरीके से या सेंटिमेंटल तरीके से जो पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक डाल के जो बच्चों की वॉइस रिकॉर्डिंग हो या मैसेजेस हो जो बताया जाता है, ऐसे लाचार ऐसे मरबूत, अरे भाई साहब बकरी के उतना दम रखे चीते के उतना दौड़ने की कोशिश नहीं करना, समझे? आप में बकरी के उतना दम रखे, अब चीते के उतना दौड़ने की कोशिश नहीं करना। आप में सख्त है तो ठहरना, नहीं है तो नहीं ठहरना। और पहले ठहरने से पहले इन उनके बातों में आके, इन उनके जो है सो जहनों में जो है सो इस्तेमाल हो जाके अगर आप ऐसे कारनामे करेंगे तो सज़ा तो मिलेंगी। हमारे अगर पार्टी के कोई बंदे जैसा कि जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जेल में थे, तो उस टाइम पे जो बवाल मचा था, मतलब जो लोग जो सपोर्ट करे थे वो अपनी जगह पे हैं। आज अगर ये बच्चा ये हरकत जो करा, क्या ये हरकत सही थी? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ भाई, आपकी 9 से 5 की आपकी जॉब खत्म होने के बाद में आप बर्दाश्त कर सकते हैं आपको आपका कोई भी बंदा जो है सो फोन करना, ये करना? आप बोलते हो उन्हें पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट भी है, पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाले भी है, आप फोन करके तंग कर सकते हैं। आपका एक फ़ोन भी गुम गया, अगर आप कंप्लेंट कराए बाद में, आप एक 4-5 फोन करने के बाद में आप में फ़ोन करने की दम है उनमें, आप जाते नहीं, आपको मालूम है क्या होता। तो अब एक आपको अगर मौज़म खान साहब अगर ऐसा ब्रिज के ऊपर अगर आपको था तो आप एक तरीके से उनसे बात करना था। बात करने के बाद में, अरे भाई साहब उन्होंने रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, उन्होंने पहले से जो उन्होंने ऑफ फैमिली के, आप उनके ऊपर एलिगेशन, आप बात करने का एक तरीका होता, एक सलीका होता। आप बात ऐसी कर रहे हैं कि सामने वाला बज़न हो जाना बस आपसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आवाज़ उठाए, आपका राइट है, बराबर उठाए आप, लेकिन तरीके सलीके होते। हम भी आवाज़ उठाते लेकिन तरीक़ों से सलीक़ों के साथ, ये नहीं कि बस लगे हुए हैं पीछे एक को एक। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता भाई, कोई भी हो, कितना भी पब्लिक सर्वेंट हो, कितना भी चाहने वाला हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारा ये जो एक सवाल है, लोग ये बोलते हैं कि अक्सर लोग जो है सो असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर या अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो पोस्ट डालते हैं, वो क्यों डालते हैं भाई? क्यों उनकी हिदायत पे? सीधा अपन काम करे, अपन बताओ ना। तो देखो बाबा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एंटी सोशल मीडिया के जो चैनल्स चल रहे हैं MIM के ख़िलाफ़, जहाँ कहीं भी MIM में कुछ काम में अगर कोताही हो जाती है या ड्यू टू गवर्नमेंट इश्यूज़ की वजह से डिले होता है, तो उसको मजलिस का नाम देके बदनाम कर देते हैं। तो जितने मजलिस के चाहने वाले हैं, जो एक्टिव मेंबर्स रहते हैं, उन्होंने इसीलिए ये डालते हैं कि ये भी बात जो हक़ बात है वो दिख के आना लोगों के बीच में, कि मजलिस के जो सदर है उनकी हिदायत पे ये काम हो रहा है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे काम हो रहा है। कई वक्त तो ऐसे जगहों पर उन्होंने अपना जेब का पैसा भी डाल के करा दिए, सो नहीं बोलते आपके सामने, हर बात बोलने की नहीं रहती। ऐसे कई लोगों का इलाज भी होता उनके पास, जो आपको मालूम भी नहीं है, फ्री में होता। ऐसा कई घरा पल जाते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होता, हर बात आके बोलने की नहीं रहती। कुछ चाहने वाले रहते जो दिखा देते, लेकिन हर बात नहीं दिखती, समझ रहे हैं ना आप। और ये जो वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के ऊपर जो बोलते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है सो मजलिस या कब्ज़ा करती या कराती, तो भाई साहब आपके पास क्या प्रूफ है करती या कराती बोल के? हवाई की बातें नहीं करना, हवाई की बातें नहीं करना। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब ठहर के फ्लोर लीडर बोलते हैं मीटिंग में कि भाई जुडिशरी पावर्स देगी वक्फ बोर्ड को, अगर आप पावर्स नहीं देंगे तो कहाँ से कुछ भी होगा। तो आप पहले ये समझो कि वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कौन? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में जो है सो उसका जो है सही से ज़ेर इलाज हो। मजलिस तो लड़ ही रही है, कब्जा करी। आप में से कितने जने इतना पुकारा करने वाले, कोई जाके दारुस्सलाम में ये बात पूछे कि मजलिस ऐसा करी वैसा करी? पूछे आपको मालूम है नहीं पूछ सकते आप। अब आप बोलेंगे भाई वो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं रहता भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमे को छोड़ के बाकी के पूरे 6 दिन वहाँ पे रहते, आप जाके बराबर बात कर सकते हैं। आप देखिए आजकल का जो ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है मजलिस के ख़िलाफ़ में, इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर देते, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते, सिर्फ मजलिस के ख़िलाफ़ स्कीमा चल रही, सिर्फ मजलिस के ख़िलाफ़। भाई हम मजलिस के चाहने वाले, उनके ख़िलाफ़ बोले तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते, होंगे हमारी मुसलमान बरादरी के, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पॉलिटिकल, हमको मालूम है क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, काबिल है, हमको मालूम है मजलिस क्या कर रही, जो कुछ भी कर रही वो आने वाले अपने वक्त के लिए या आने वाले अपने टाइम का फ्यूचर जो है,
जो इंशाअल्लाह मजलिस जो जितनी भी हिंदुस्तान में है हर उस जगह पर रहेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। यूं ही लोग नहीं बुला रहे उनको, यूं ही उनके लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, इसके पीछे वजूहात है। ये समझना हमारा फ़र्ज है। हमारे को तो फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हमारे शहर हैदराबाद के MP एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के जो सदर है उनको सारी हिंदुस्तान से जो से बुलावा आ रहा है। हमारे को फ़ख्र होने की जगह पे हम उनके हाथ मजबूत करने की जगह पे हम उनके खिलाफ ठहर रहे हैं। देखिए भाई, हमारे जितने भी शिया जमात के या जितने भी मुसलमान बरादरी के लोग हैं जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं ख़ास तौर से शिया जमात की बात करूँगा कि भाई साहब देखिए, मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन आबिदी है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मजलिस के साथ मैं 17 साल से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव मेंबर हूँ और मेरे वालिद साहब भी वन ऑफ द मेंबर रहे हैं, मजलिस के एक्टिव मेंबर रहे हैं, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस मजलिस को जो सपोर्ट करते हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिल गया है कि कोविड में 2020 में 2021 में जहाँ सारे हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में कहीं सिर्फ एक ईरान इराक़ को छोड़ के कहीं और मातम नहीं हुआ सिवाय हैदराबाद में। तो ये हमारी जमात का पावर है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यही आज़ादारी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है वो कभी ख़त्म ना हो, और खैर इंशाल्लाह कभी ख़त्म तो होंगी नहीं, लेकिन कभी उसमें ऐसी कोई अड़चने ना आए, तो अपना हर एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दीजिए। मैं अपील करता हूँ भाई, ये अपील सिर्फ एक यूथ की तरफ से है। मैं अपना नाम इस वास्ते मेंशन करा क्योंकि मैं एक यूथ हूँ और यूथ की हैसियत से मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे का बहुत सोच के बात कर रहा हूँ। जो भी मेरे से समझिए आप वाकिफ़ हैं, जो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुन रहे हैं, जो मेरी समझ रहे हैं, उनको मालूम है मैं क्या सोच समझ के बात कर रहा हूँ। तो अपना हर एक वोट सिर्फ ना ही मुसलमान बल्कि दलित, हिंदू, जो भी बरादरी के हैं जिसके साथ में भी अख्तलफी हो रही है, प्लीज़ आप अपना वोट मजलिस के हक़ में दीजिए। अब जैसा यूपी में इलेक्शन से आने वाले टाइम में फिर हैदराबाद में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर दीगर मुकामात पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ भी दलित है, जहाँ जहाँ भी हमारे मुस्लिम बरादरी के भाई हैं, जहाँ जहाँ भी शिया भाई हैं, मैं उन सब से अपील करता हूँ कि अपना वोट मजलिस के हक़ में दीजिए। आगे जो भी अपडेट होने का है आपको, चाहे वो शिया यूथ विंग की तरफ से हो या पॉलिटिकल जमातों के ताल्लुक़ से हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके आप लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं लोगों में, ताकि लोगों में और अवेयरनेस आए। और साथ ही साथ यूथ जो है वो इस चैनल को एक यूनिटी वाला चैनल समझकर इसको सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।